नमस्कार दोस्तों, सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम की जीवनी और इनके योगदान के बारे में। दोस्तों, जब भी भारत के इतिहास में महान गणितज्ञों की गिनती होती है तो उसमें दो भास्कर का नाम आता है, एक भास्कर प्रथम और एक भास्कर द्वितीय। भास्कर प्रथम का जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ और भास्कर द्वितीय का जन्म 12th सेंचुरी में हुआ, 12वीं शताब्दी में हुआ। ये एंशियंट इंडिया जो प्राचीन भारत है उसके गणितज्ञ हैं और वो मध्यकालीन भारत के गणितज्ञ हैं। दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते। दोनों में बस एक ही समानता है कि दोनों ही गणितज्ञ और दोनों ही खगोल शास्त्री हैं। बस दोनों में यही समानता है, तो दोनों में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है क्रिएट। मैं आपको पहले भास्कर फर्स्ट के बारे में बताऊंगा और अगले वीडियो में भास्कर सेकंड की जो जीवनी है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो भास्कर प्रथम, इनको भास्कर कहा जाता है और जो भास्कर द्वितीय हैं उनको कई बार भास्कराचार्य भी कहा जाता है। तो भास्कराचार्य जो हैं वो 12th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स की फील्ड में वो बहुत ही गजब का है, इनॉर्मस है, बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि उनके पास जो विरासत थी वो बहुत लंबी थी। उनके पास आर्यभट्ट थे, उनके पास वराहमिहिर थे, उनके पास भास्कर फर्स्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे और उस समय तक तो दुनिया में काफ़ी लोग इधर से उधर ट्रेवल भी करने लग गए थे। तो बाकी जो मैथमेटिशियन थे दुनिया भर के, उनकी भी विरासत उनके पास थी। लेकिन जो पुराने भास्कर हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है और इनका जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि ये आर्यभट्ट के शिष्य थे और आर्यभट्ट की जो टीचिंग्स थी उनको इन्होंने दुनिया भर में फैलाया और दुनिया तक उनके काम को पहुंचाया। आर्यभट्ट का काम बहुत सारा तो गुम हो चुका था। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यभट्ट के काम को लोगों तक पहुंचाने में मदद करी और खुद भी कंट्रीब्यूशन किया। उस जो आर्यभट्ट स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी है उसको खुद भी इन्होंने आगे बढ़ाया और उसमें अपनी खुद भी रिसर्च करी। तो आज इनके जीवन के बारे में और इनके योगदान के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 7वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो एक तो ये है कि इन्होंने जो हिंदू डेसिमल नंबर्स हैं उनको लिखना शुरू कर दिया था। ब्राह्मी लिपि में मैथमेटिक्स के जो नंबर्स हैं उनको लिखना शुरू कर दिया था। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि में मैथमेटिक्स के जो वो नंबर सिस्टम है उसको लिखना शुरू किया था। इससे पहले आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट ने कभी भी मैथमेटिक्स में डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सारे की सारी चीज़ें भाषा में लिखी। उन्होंने संस्कृत के जो श्लोक हैं उन्हीं के अंदर पूरी की पूरी मैथमेटिक्स को समाहित कर दिया। इन्होंने भी श्लोकों के माध्यम से ही मैथमेटिक्स को लिखा, लेकिन नंबर सिस्टम का भी इन्होंने इस्तेमाल किया। सर्कल का जो जीरो जो है उसमें इन्होंने लिखा। ब्रह्मगुप्त ने जीरो लिखना शुरू किया था और ब्रह्मगुप्त और ये दोनों समकालीन थे, तो इन्होंने भी लिखा था जीरो को और ब्रह्मगुप्त ने भी लिखा था, तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन माना जाता है इन्होंने। और इन्होंने जो साइन फंक्शन है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, बहुत ही सटीक वैल्यू इन्होंने निकाली, लगभग उसमें बहुत कम एरर है और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आज की जो साइन की वैल्यूज़ आप निकालते हैं, साइन 0, 30, 45, इनकी जो वैल्यूज़ निकालते हैं उनके बहुत ही क्लोज वैल्यू इन्होंने निकाल दी थी उस समय के फॉर्मूलोज से अपने हिसाब से देके। और इसके साथ इन्होंने आर्यभट्ट का जो काम है, जो आर्यभट्टिया बुक लिखी थी, उस आर्यभट्टिया की बुक के ऊपर जो एक कमेंट्री लिखी, वो कमेंट्री लिखी थी आर्यभट्टीय भाषा। आर्यभट्ट भाषा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसी से भास्कर के काम का हमें पता चलता है कि भास्कर का मैथमेटिक्स की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है और ये क्रेडिट जाता है भास्कर फर्स्ट को। भास्कर फेस्ट की ही किताबों को फिर अरब जो स्कॉलर्स भारत में आए वो लेके गए और उन्होंने उनको अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया और उसके बाद वो काम जो है अरबी से फिर लैटिन में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होकर लैटिन से इंग्लिश में गया और फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंच गया। और बहुत सारी जो चीज़ें भास्कर ने और आर्यभट्ट ने पहले ही बता दी थी, उनका जो क्रेडिट है यूरोपियंस बाद में लेते हैं और बाद में उन चीज़ों के ऊपर पहुँचते हैं। जिन निर्णयों पे ये पहुंच गए थे, जिन रिसर्च पे ये लोग पहुंच गए थे मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या किया इन्होंने। देखिए, 3 पर्ल ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स माना जाता है। 3 पर्ल कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो खुद हैं भास्कर फर्स्ट, उसके अलावा माधव संग्राम ग्राम और एक है ब्रह्मगुप्त। इन तीनों को 3 पर्ल ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स कहा जाता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ब्रह्मगुप्त के बारे में मैं जल्दी ही बायोग्राफी लेके आने वाला हूँ। इन्होंने भास्कराचार्य की जो किताब है आर्यभट्ट की जो किताब है आर्यभट्टिया, उसका ही तो ऊपर कमेंट्री लिखी ही है आर्यभट्टीय भाषा, लेकिन अपनी भी 2 खुद की किताबें लिखी हैं। एक लिखी है महाभास्करिया और एक लिखी है लघु भास्करिया। ठीक है, और भास्कर सेकंड और भास्कर फर्स्ट में अभी भी कंफ्यूज नहीं होना है।
महाभास्करिया और लघु भास्करिया लिखी हैं भास्कर फर्स्ट ने, और भास्कर सेकंड जो आएंगे भास्कराचार्य, उन्होंने किताब लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि। और सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग थे, जिसमें लीलावती है, बीज गणित है, गणित अध्याय है, गोलाध्याय है, वो अलग किताबें हैं। तो कई बार क्या है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी, तो उसमें आपको ऑप्शन में भास्कर फर्स्ट भी मिल सकते हैं, तो गलती मत कर देना। लेकिन अगर महाभास्करिया और लघु भास्करिया आते हैं तो ये लिखी हैं भास्कर प्रथम ने, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है इनके अर्ली लाइफ की, बात कर लेते हैं कि कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ। देखिए ये थोड़ा सा हर बार आप देखेंगे कि एंशियंट जब बड़े बड़े फिलोसोफर्स और इनकी बात करते हैं हम, जो साइंटिस्ट हैं उनकी, तो बहुत बार आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता चलती, एग्जैक्ट प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस पता नहीं चलता, माँ बाप का पता नहीं चलता कहाँ से आए क्या हुआ, लेकिन एक लगभग अंदाज़ा ही लगा पाते हैं बहुत बार। तो वल्लभी में इनका जन्म हुआ है, ये तो इन्होंने खुद ही अपनी किताब में लिखा है, एग्जैक्ट बताया है वल्लभी में हुआ है। और वल्लभी उस समय के सौराष्ट्र में आता था, सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात में आता है। और सौराष्ट्र में जो जगह थी वल्लभी, उस समय जो है ये मैत्रिका डायनेस्टी का हिस्सा हुआ करती थी 7वीं शताब्दी में। चालुक्य अंपायर भी यहाँ तक था, तो चालुक्य अंपायर का भी हिस्सा थे। चालुक्य इनकी वो माना जाता है कि चालुक्य से थे, ये बिलोंग करते थे। तो चालुक्यों का तो कई बार ऊपर रहा है, कौन नीचे रहा है, बहुत बार इनका मैप बदलता रहा है। मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री में पूरा पढ़ाया ही है कि किस तरीके से इनका बदलता रहा। और उसके बाद ये 7वीं शताब्दी में तो आपको वो भी याद होगा कि हर्षवर्धन का समय चल रहा था, तो यहाँ पे चालुक्यों के बीच में, हर्षवर्धन के बीच में भी फाइट्स चलती रहती थी, तो बार बार मैप्स बदलते रहते थे। तो एग्जैक्ट ये नहीं है कि मैत्रिका डायनेस्टी का समय था, उस समय ये वल्लभी में पैदा हुए, सौराष्ट्र में आते हैं, आज के समय गुजरात में है। तो उसके बाद इन्होंने भरूच के बारे में भी बात करी है कि साउथ गुजरात जो उस समय भरूच का जो हिस्सा हुआ करता था, इनके बारे में भी बात करी है। हर्षवर्धन का जो समय था, हर्षवर्धन ने जो रूल किया, लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर माना जाता है हर्षवर्धन को। आपको पता है 606 से लेकर 647 तक उन्होंने रूल किया, और हर्षवर्धन के समय के अंत के बाद ही माना जाता है कि वही हर्षवर्धन का जो समय खत्म हुआ, वहीं से एंशिएंट इंडिया भी खत्म हो गया, प्राचीन भारत का इतिहास भी वहीं तक पढ़ा जाता है। कई बार ये आगे पीछे चलता रहता है, कोई ये कह देता है कि हर्षवर्धन का समय जब 647 में ख़त्म हुआ तो वहाँ पे एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो गया। कोई लोग कहते हैं कि 712 में जब भारत पे पहला अरेबिक इस्लामिक इन्वेजन हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम वाला अटैक हुआ था, वहाँ से हमारा मेडाइवल इंडिया शुरू होता है। तो बस मोर और लेस लगभग यही समय था 7वीं शताब्दी वाला, जहाँ पे एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाता है, और उस समय के आखिरी गणितज्ञों में से एक थी। तो उस समय के इम्पोर्टेंट रूलर थे हर्षवर्धन। और उसके बाद इन्होंने सौराष्ट्र में रहे, सौराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन बाद में ये अस्माका में चले गए थे। अस्माका कहाँ है? अस्माका के बारे में तो इन्होंने खुद ही कहा था। भास्कर फैस्ट ने क्या कहा था? भास्कर फैस्ट ने कहा था कि आर्यभट्ट जो हैं वो अस्माकिया हैं। अस्माकिया यानी अस्माक रीजन में पैदा हुए, और अस्माक रीजन ये था, गोदावरी और नर्मदा के बीच वाला जो जगह थी, इसको अस्माक कहा जाता था महाजनपद पीरियड में। तो यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पे ये रहे थे। और उसके बाद अपने गुरु और अपने पिता से इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के लेसन्स लिए। एस्ट्रोनॉमी में इनके पिता ने भी इनको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं, और इनके जो गुरु रहे आर्यभट्ट, उनसे तो ये काफ़ी इंस्पायर थे ही। आर्यभट्ट खुद यहाँ पे रहे थे, फिर मगध में रहे थे। मगध यानी कि मगध अम्पायर, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहाँ पे वो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट भी रहे थे। फिर आर्यभट्ट की जो स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, आर्यभट्टा के कुछ कॉन्सेप्ट थे ना। आर्यभट्ट स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी से हम क्या समझते हैं कि उनके जो कॉन्सेप्ट थे, लूनर इक्लिप्स को लेके, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में उन्होंने बात कर दी थी। पृथ्वी को जो रोटेशन है उनका कहीं एक सिद्धांत माना जाता है कि वो भी मानते थे कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, धरती जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें थी। इस स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी को, खगोल शास्त्र में इस विद्या को इन्होंने आगे बढ़ाया, और इसके ऊपर खुद की रिसर्च करी काफ़ी सारी, और जो आर्यभट्ट ने जो भी चीज़ें कही थी उनको भी इन्होंने लोगों के सामने पहुंचाया। तो इनके बाद इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट काम किए जो मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले, महाभास्कराचार्य और लघु भास्करिया, ये 2 किताबें लिखी थी मैथमेटिक्स की फील्ड में। उसके बाद इन्होंने फ्रैक्शन पे काम किया, साइन टेबल के ऊपर काम किया, और उसके अलावा और भी जो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, जिनके ऊपर
काम करते आ रहे थे, भास्कर आर्यभट्ट करते आ रहे थे, इन्होंने भी उसके ऊपर काम किया। अर्थमेटिक में काम किया, जीरो के ऊपर रूल्स जो बनाए थे ब्रह्मगुप्त ने बनाए, भास्कर फेस्ट ने भी बनाए। वो इन्होंने जो रूल्स बनाए थे कि जीरो किस तरह से काम करता है उनके ऊपर बनाए। हालांकि जीरो के ऊपर और आगे चल के भास्कर सेकंड तक भी बहुत सारे नियम बनते जाएंगे कि क्या किस तरीके से जीरो जो है वो गणना में अलग अलग तरीके से काम करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। उसके अलावा साइन की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वो अभी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद आर्यभट्ट की जो ट्रीटीज़ थी उनको इन्होंने उसके ऊपर काम किया। महाभास्कर्या का क्या मतलब है? द ग्रेट बुक ऑफ भास्करा। लघु भास्कर्या यानी स्मॉल बुक ऑफ भास्कर्या। दोनों में मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी है। 629 में इन्होंने ये आर्यभटिया भाषा लिख दिया था, किताब जो है वो लिख दी थी। ब्राह्मी न्यूमेरिकल्स के ऊपर इन्होंने बात करी, प्राइम नंबर्स के ऊपर बात करी। ब्राह्मी न्यूमेरिकल्स कौन से हैं? देखिए ये ब्राह्मी न्यूमेरिकल्स हैं। ब्राह्मी न्यूमेरिकल्स में 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ऐसे लिखा जाता है। ये नंबर्स आप देख रखे हैं, ये ब्राह्मी न्यूमेरिकल्स हैं। ये ब्राह्मी लिपि उस समय काफ़ी चलती थी। आपको ब्राह्मी लिपि हालांकि पहले भी चलती थी, अशोक का जो टाइम है वहाँ पे आपको दिखती है ब्राह्मी लिपि। इनका इस्तेमाल इन्होंने मैथमेटिक्स में इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और बहुत बड़े स्केल पे इस्तेमाल करना इन्होंने ही शुरू किया, भास्कर फेस्ट नहीं। तो ब्राह्मी लिपि वो है। अब अलग अलग लिपि हैं, सबको देख लीजिए। ब्राह्मी लिपि ऐसे लिखी जाती है। हिंदू नंबर्स भी आपने देखे होंगे खूब अच्छे से, ये हिंदू नंबर्स हैं। अरबिक नंबर्स इस तरह से लिखे जाते हैं। मेडाइवल में फिर इस तरह से लिखा जाने लग गया और आज के जो मॉडर्न नंबर्स हैं जो काफ़ी क्लियर तरीके से आप लिखते हैं, इन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये वाले नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ओवर द टाइम ये तो डेवलपमेंट हुआ है नंबर्स का, अब तो ये सिस्टम काफ़ी बदल चुका है, लेकिन पहले ऐसे लिखा जाता था। हिंदू नंबर जो पद्धति है वो आज भी इस्तेमाल होती है और इसको स्टार्ट करने में भी काफ़ी बड़ा योगदान था भास्कर फेस्ट का। इन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था, ब्रह्मगुप्त ने भी इनका स्टार्ट किया था। अब साइन की जो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है उसका ही सबसे बड़ा क्रेडिट है, वो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि इन्होंने खुद किया था ये। इसमें आर्यभट्ट का काम नहीं, मेनली इन्हीं का था। आर्यभट्ट ने भी पहले फॉर्मूले दिए थे और साइन के ऊपर बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जा के बारे में बात करी। जा किसको कहते हैं? साइन को कहते हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि जा यहाँ से शुरू हुआ, जा के बाद बना जीबा, अरब में जाके जीबा से बना फिर साइनस, लैटिन भाषा में उसको कन्वर्ट हो गया, फिर साइनस से बना साइन। तो ये यहीं भारत से ही शुरू हुआ था आर्यभट्ट के टाइम पे, लेकिन इन्होंने इसके बाद अभी सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री का लगता है कि जैसे वहीं से आया है। तो उसके बाद साइनक्स है, इसके ऊपर इन्होंने फॉर्मूला दिया। उसकी डिग्री कैसे निकाली? देखिए इन्होंने ये इसका ग्राफ बनाया था साइन का। आज के समय आप ये वाला ग्राफ पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला ग्राफ बनाया, इनसे इन्होंने साइन एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली और बहुत सटीक वैल्यू निकाली। बहुत माइन्यूट सी इसके अंदर एरर आपको देखने को मिलती है। और इन्होंने साइन एक्स डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला निकाला? 4x इंटू 180 माइनस एक्स अपॉन में 40,500 माइनस एक्स इंटू 180 माइनस एक्स। ये है। अगर आपको इसी को, ये तो डिग्री में हो गया। अगर आप रेडियन में देखते हैं, पाई को रेडियन में लिखते हैं, पाई की वैल्यू रेडियन में 180 होती है, आप जानते हैं। एक पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 22/7 होती है, 3.14। लेकिन ये रेडियन में मैं एंगल्स वाली पाई की बात कर रहा हूँ, एंगल की बात कर रहा हूँ। तो एंगल में ये 180 है, तो वहाँ यहाँ पे रेडियन में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, पाई की फॉर्म में आ जाएगी, तो अलग बात है। तो उसके बाद ये जो वैल्यूज़ निकाली ये बहुत गजब की हैं और इसके आधार पे आज भी ये जो साइन कोस की आप वैल्यूज़ देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इसके पास सटीक हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट वो बनी, इसका पॉइंट बनी, आधार बनी, जो आगे चल के जो इतना आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेवलपमेंट देखते हैं। तो उसमें भास्कर फेस्ट का जो योगदान है साइन की वैल्यू निकालने में वो बहुत ज़बरदस्त है। निकाला कैसे? इस तरीके के श्लोक में इन्होंने बताया था। अब इसको डिकोड करने वाले लोग जिनकी संस्कृत अच्छी है वो इसको पढ़ भी सकते हैं और आप डिकोड कर सकते हैं कि इससे ये फॉर्मूला ये बताया इन्होंने, इस श्लोक के माध्यम से ये फॉर्मूला इन्होंने बताया है। फिर आर्यभट्टीय भाषा जो है, ये बुक मैंने कहा था आपको आर्यभट्टिया के ऊपर लिखी हुई बुक है। आर्यभट्टिया की सारी के सारे जो काम है उसके ऊपर इन्होंने बताया, जिसके बाद ये अरब कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे भी जाके इसको चेंज हो गया, इसका अरबी भाषा में भी ट्रांसलेशन हो गया। आर्यभट्ट की जो किताबें हैं उसके ऊपर इन्होंने वर्सेस लिखे हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो हैं, इक्वेशंस जो हैं, उनको सोल्व किया है। आर्यभट्ट ने जिस तरीके की प्रॉब्लम्स थी, जो मैंने आर्यभट्ट में भी बता दी थी आपको, किस तरीके की प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करके सॉल्यूशन उनका निकालते थे, किस तरीके से कुट्टक मेथड का इस्तेमाल करते थे। कुट्टक मेथड एक बहुत ही पुराना मेथड था भारत का वैदिक मैथ्स का, जिसके थ्रू ये इक्वेशंस को सोल्व करते थे और बहुत लंबे समय तक, वो मेडाइवल पीरियड तक खूब इस्तेमाल होता था। अब तो कुट्टक मेथड इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए, जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए, जो मुश्किल इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करने के लिए कुट्टक मेथड का इस्तेमाल ये करते थे, वो था। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बारे में इन्होंने, पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये डिस्कस किया कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है जिसके अंदर कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल और बराबर ना हो। एक ऐसा देखो, अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे आप जानते हैं स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये सब होते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई अपने आमने सामने की साइड बराबर होती है या फिर उसमें पैरेलल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि ऐसा भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कोई भी साइड पैरेलल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। फिर आर्यभट्ट की जो लीनियर इक्वेशन के बारे में मैंने बताई दिया, इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए इन्होंने, और इसके ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात किया, इसका एरिया कैसे निकले, इसको अगर हमें सोल्व करना है तो देखिए, आप स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे तुरंत, आप रेक्टेंगल का निकाल देंगे तुरंत, बहुत सारे जो हैं पैरेललोग्राम का भी निकाल देंगे, है ना, इस तरीके से निकाल देंगे। लेकिन इसका निकालना कैसे निकालेंगे, उसके लिए इन्होंने मेथड्स निकाले। उसके बाद महाभास्कर्याचार्य जो बुक है, महाभास्कर्या जो बुक है, इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड हैं इसके ऊपर आ जाते हैं। ये इनका खुद का काम है। लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट्स, उसके ऊपर बात की। लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लैनेट्स क्या है कि देखिए, आप सभी जानते हैं ना कि धरती 23.5 डिग्री के ऊपर लगभग झुकी हुई है, 23.4 डिग्री पे झुकी हुई है, और इसका जो टाइम है वो 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड्स का है, जिसमें ये एक पूरा का पूरा घूर्णन कर लेती है, एक अपनी एक्सिस के ऊपर, अपनी धुरी के ऊपर घूम जाती है। इसी तरीके से बाकी जो प्लैनेट हैं उनका भी कुछ घूर्णन टाइम है और उनका भी कुछ ये एंगल है जिसके ऊपर ये झुके हुए हैं। इन घूर्णन्स के बारे में भी इन्होंने बात की। काफ़ी वैल्यूज़ इन्होंने सटीक वैल्यू निकाल दी, और उस समय पे जब इनके पास ना तो कोई ऐसा बहुत अच्छा, इनके पास ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनके बावजूद भी इन्होंने इनकी गणनाएं करी। अपनी मैथमेटिक्स के माध्यम से इन्होंने इनके एंगल्स निकाले और पता किया कि कौन से ग्रह को कितना समय लगता है एक घूर्णन में, और एक चक्कर लगाने में, रोटेशन में कितना समय लगता है, 1 साल जैसे लगता है धरती को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में। इसके ऊपर बात करी। उसके बाद इन्होंने कंजक्शन के बारे में बात करी। कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स क्या है? पहली बात तो कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स क्या है। अब देखिए, 2 प्लैनेट, देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ में आ गए ना, उसको बोलते हैं कंजक्शन। अब देखिए ये वापस जैसे आएंगे, ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ आए, एक दूसरे के साथ आना यानी कि ये प्लैनेट है, इसके जस्ट पीछे दूसरा प्लैनेट आ गया, यानी टुगेदर हो गए ना, इसको बोलते हैं कंजक्शन। इस कंजक्शन के ऊपर भी बात करी कि 2 ग्रह एक दूसरे के कंजक्शन में कितने समय के बाद आते हैं, कैसे आते हैं, उससे ग्रेविटेशन के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये इनके ऊपर इन्होंने काफ़ी बातचीत करी है और इसको इन्होंने फिर समझाया है। ये इनके मेथड थे जिनको इन्होंने, जो महाभास्कर्य जो बुक है, इसके अंदर ये टॉपिक्स हैं जिनको इन्होंने कवर किए हैं। इक्लिप्स के ऊपर भी बात करी है, जो सूरज और चंद्र ग्रहण होते हैं, जिनके ऊपर भास्कर से पहले आर्यभट्ट ने भी काम किया। और क्या होता है, देखिए ये इक्लिप्स है। इक्लिप्स क्या होता है? ग्रहण होता है। ग्रहण का कारण क्या होता है? पहले क्या होता था, देखिए पहले की जो मान्यताएं हुआ करती थी, हर जगह अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये होती थी हिंदू धर्म में, यहाँ पे भारत में, कि राहु और केतु, राहु जो है वो इस चांद को निगल जाता है, उस समय क्या होता है कि पूरा का पूरा चांद जो है डार्क हो जाता है, और निगल जाने की वजह से वो आपको चंद्र ग्रहण दिखता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आर्यभट्ट ने कहा और उसके बाद भास्कर फर्स्ट ने भी इसको कहा, और कहा कि देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ती है, तो डायरेक्ट जो रोशनी है सूरज की वो चांद पे नहीं पड़ पाती। इसीलिए क्या होता है कि चंद्रमा जो है उसके ऊपर अंधेरा हो जाता है और वो हमें ग्रहण के तौर पे दिखाई देता है। इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी बात करी। राइजिंग और सेटिंग स्टार्स के ऊपर बात करी, किस तरह से कौन कौन से स्टार्स कब राइज होते हैं, कब उसको सेट होते हैं, इसके ऊपर बात करी। और उसके अलावा प्लैनेट्स की राइजिंग और उसके ऊपर भी बात करी। तो ये वाली चीज़ें जो हैं एस्ट्रोनॉमी में, जो आर्यभट्ट की एक विरासत थी, उसको भास्कर फर्स्ट ने काफ़ी आगे बढ़ाया, इसके ऊपर काम किया। और फिर इतना काम करने के बाद भास्कर का अपना काम और आर्यभट्ट का खुद का काम दुनिया को सौंपने के बाद 680 के अप्रोक्स 680 सीई में इनकी डेथ हो जाती है।
और जो लगभग आप जानते हैं एंशियंट एरा जो है वो लगभग ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद मेडाइवल एरा शुरू होता है। मेडाइवल में आगे हम भास्कर सेकंड को भी पढ़ेंगे। तो 7 जून 1979 को भारत सरकार ने जो भारत का जो पहला उपग्रह था, आपको याद है मैंने आपको बताया था आर्यभट्ट जो 1975 में किया था, वो भेजा था। और 79 के अंदर जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने जो है भास्कर फर्स्ट जो है वो भेजा। भास्कर सेकंड भी भेजा फिर भास्कर सेकंड को ऑनर करने के लिए, लेकिन पहले भास्कर प्रथम भेजा। और ये उपग्रह जो है ये इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बिल्ड बाय इंडिया। तो पहला ऐसा उपग्रह था जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ था। उसके अलावा जो पहला जो आर्यभट्ट जो उपग्रह था हमारा सैटेलाइट था वो हमने रशिया के साथ मिलके बनाया था, तो वो 1975 में भेज दिया था। बार बार मेरा मुँह से 1700 निकल रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बात कर रहा हूँ 1979 और 1975 की। तो ये इनका ओनर में दिया गया उपग्रह था, भेजा था। और उसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में भास्कर सेकंड की, जिनको भास्कराचार्य कहा जाता है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और दोनों के कंट्रीब्यूशन में आप एक डिफरेंस जरूर क्रिएट कर पाएँ और दोनों की जो पर्सनल लाइफ है उसको भी अलग अलग तरीके से देख पाएँ। ऐसा ना हो कि भास्कर का जब नाम आए तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आपसे मिक्सअप हो रही है, ऐसा नहीं हो। तो इन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।